हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग चारों तरफ न्यूज़ देख रहे होंगे। इस समय रुपए की वैल्यू गिर रही है। तो इसी के रिस्पेक्ट में आज हम लोग काफ़ी सारे बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर रुपए की वैल्यू गिरने का क्या अर्थ है, क्यों रुपए की वैल्यू गिरती है और वे क्या कारण हैं, ऐसा होने से भारत को क्या लाभ होना है, क्या नुकसान होना है। ये सारी बिंदु आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, जिनका यूज़ आप लोग जीएस के थर्ड पेपर में कर सकते हैं, निबंध में कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे, इनके आधार पे प्री पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो बनते हैं, उनके भी बहुत सारे आंसर्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा फंडा होता है डिमांड एंड सप्लाई। जी हाँ, किसी भी वस्तु की मार्केट में जब डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है या सप्लाई नहीं बढ़ती है, तो ये दोनों चीज़ें इस तरफ अर्थव्यवस्था को ले जाती हैं कि उस वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। उस वस्तु के रिस्पेक्ट में जिसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, उसकी दाम बढ़ेंगे, मतलब उसके रिस्पेक्ट में महंगाई बढ़ेगी। ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा फंडा है। ये हर जगह, हर व्यापार में, हर वस्तु पे लागू होता है। इसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। अब अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ रहा है या बहुत सारी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसी बात को कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने का डायरेक्ट रिलेशन होता है मुद्रास्फीति के बढ़ने से, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो हम यही कहते हैं कि महंगाई की दर बढ़ रही है। और जब महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो मुद्रा है, अब भारत के केस में मुद्रा रुपया है, उसका मूल्य घट रहा है। अब ये कैसे बात समझते हैं? मान लीजिए कि आपको 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए का मिल रहा है, एक महीने बाद वही 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपए का मिलने लगा। तो यहाँ पे जो वस्तु है वो वही है, सेम है, 1 लीटर पेट्रोल ही है, लेकिन उसकी कीमत एक महीने पहले 90 रुपए थी, एक महीने बाद 110 रुपए हो जाती है। यानी कि जो 1 लीटर पेट्रोल है उसकी परचेजिंग के लिए आपको 20 रुपए ज़्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आज की कंडीशन में रुपए की वैल्यू है, एक महीने पहले की कंडीशन में कम हो गई, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं कि रुपए के मूल्य में गिरावट हो रही। ऐसा कब होता है? जब महंगाई बढ़ती है और जब मुद्रास्फीति बढ़ती है। बात समझ गए ना कि महंगाई बढ़ने से रुपए के मूल्य में गिरावट कैसे होती है, किस सेंस में होती है। किसी नोट की वैल्यू नहीं बदलती, यानी कि जो 100 का नोट है वो 100 का नोट ही रहेगा, जो 500 का नोट है 500 का नोट ही रहेगा। लेकिन उस 500 से जो सामान आप पहले ज़्यादा खरीद पा रहे थे, आज की डेट में वही सामान आपको थोड़ी मात्रा में खरीदने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान तो वही है, मटेरियल तो वही है, लेकिन उस मटेरियल के लिए आपको ज़्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब आज की डेट में रुपए की वैल्यू कम है, मटेरियल की वैल्यू वही बनी हुई है। समझ गए ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में अगर आप बात करें तो जो $1 है, $1 की कीमत लगभग 80 रुपये या उससे थोड़ी ज़्यादा है। 80 रुपये एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। नॉर्मल सामान्य हालातों में बात करते हैं तो जो रुपया होता है वो 55 से 65 रुपये प्रति डॉलर के बीच में इसका दाम रहता था। यानी $1 की वैल्यू 55 से 65 रुपये के बीच में सामान्य दिनों में रहती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पिछले करीब 15-20 दिनों से, एक महीने से डॉलर बड़ी तेज़ी से उछल रहा है। डॉलर बड़ी तेज़ी से उछल रहा है, मतलब डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं। $1 खरीदने के लिए जो पहले 60 रुपये देने पड़ते थे, अब $1 खरीदने के लिए आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे। तो बात समझ गए ना कि डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं। अभी मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो दाम बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं और रुपए के दाम घट रहे हैं। या ये ना कहें कि रुपए के दाम घट रहे हैं, सिर्फ ये कहें कि डॉलर के दाम बढ़ गए। तो जब डॉलर के दाम बढ़ गए और आपको डॉलर चाहिए तो आपको परचेज करना है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि रुपए की वैल्यू डॉलर के रिस्पेक्ट में कम हो गई, है ना। अगर डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर की सप्लाई कम हो गई होगी। सप्लाई कम हो गई होगी और डिमांड वही बनी हुई है या डिमांड बढ़ रही है, तो डॉलर के रेट बढ़ने लाजमी है। अब ये देखेंगे कि डॉलर बहुत वस्तुओं के दाम में इजाफा हुआ है, लगभग 50% से 110% तक वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं। तो ये जो महंगाई आई है पिछले 6 महीने में, एक साल के अंतर्गत, इसके मोटे मोटे क्या कारण हो सकते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन से फ्रेम किया जा सकता है। पहला महत्वपूर्ण कारण कि
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत का बढ़ना। क्यों बढ़ना? आप लोग समझ रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के चलते कच्चे तेल के उत्पादन भी प्रभावित हुआ है और उनका आवागमन भी प्रभावित हुआ है। इस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अर्थव्यवस्था में रुपए यानी कि धन की अधिकता। जी हाँ, आप लोगों को हो सकता है कि ये प्रश्न या ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब लगे कि गरीबी भारत में इतनी ज़्यादा है तो रुपए की अधिकता कैसे हो गई। तो ठीक है, कुछ 20% लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे हैं लगभग, लेकिन जो अन्य लोग हैं, मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, उसके पास रुपए की अधिकता हो रही है या रुपए की अधिकता इस समय है, या ये कहें कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय या पूरे भारतीय बाजार में रुपए की अधिकता है। रुपए की अधिकता क्यों है? अभी आप लोग देख रहे हैं कि पिछले लगभग 2 से 3 सालों के अंतर्गत बहुत सारे बुनियादी ढांचे जैसे कि हाईवे हो गए, बहुत सारी बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गए, आवासीय योजनाएं हो गई, पीएम आवास योजना अभी चली रही थी, आप लोग देख रहे थे। इन सब विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पैसा पहुंचा है। यानी कि जब भी कोई योजना चलती है, कोई योजना होती है, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, वहाँ पे काम होता है, तो रोज़गार सृजन होते हैं, रोज़गार सृजन होता है तो लोगों तक पैसा जाता है और उस उद्योग में, उस इंडस्ट्री में कच्चा माल भी यूज होता है और तैयार माल की सेल भी होती है। इस तरह से पूरी एक अर्थव्यवस्था में मोशन आ जाता है ना। तो इस तरह से जो भी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनसे पैसा जो है मार्केट में बढ़ता है। तो उससे क्या होता है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है और लोग ज़्यादा खरीदने के लिए लालायित होते हैं और जब ज़्यादा खरीदारी होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा, कच्चे माल की कमी, यानी कि बहुत सारे जो ऐसे उद्योग थे जिनका कच्चा माल रूस और यूक्रेन जैसे कंट्रीज से आता था या यूरोपियन कंट्रीज से आता था, उनके माल में कमी होने की वजह से उन्होंने अपने उत्पादन को थोड़ा सा महंगा कर दिया, है ना। चौथा, सोशल मीडिया के प्रभाव से युवा वर्ग में उधार लेकर खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आप लोग देख रहे हैं कि इस समय करीब भारत में 1100 ऐसे ऐप हैं जो ये दावा करते हैं कि हम आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं। और आप लोग आजकल देख रहे हैं कि टीवी में एक ऐड आता है कि इनके फ़ोन में इंस्टेंट लोन की खुशियाँ आ गई, है ना। तो ये एक प्रचलन सा बन गया है कि कुछ भी काम करना है, 2000, 3000, 4000, 5000 का लोन ले लो कहीं से, वो काम खर्च कर लो और इसके बाद में उसको चुकाते रहो, उसके ड्रॉबैक से जूझते रहो। और इसी वजह से सरकार ने ये कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिया है कि जितने भी गैर पंजीकृत इस तरह के लोन ऐप चल रहे हैं उनकी निगरानी की जाए और उनको रेगुलेट किया जाए। ये अब एक गंभीर समस्या बनने वाली है। होता क्या है कि ये लोग लोन तो दे देते हैं आपको, फिर जैसी उसकी समय सीमा समाप्त होती है और आप उसको नहीं वापस कर पाते हैं तो आपको ये हजार तरीके से टीच करते हैं, परेशान करते हैं, है ना। यानी वो जितना आपने लोन लिया है उससे कहीं ज़्यादा आपसे वापस लेते हैं। तो ये एक बहुत ही ये कहें कि कुवृत्ति उत्पन्न हो रही समाज में। इससे समाज और सरकार दोनों को साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा। एक पांचवा पॉइंट है कि कालाबाजारी बाजार में बढ़ जाती है। वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ती है तो बाजार में उनके दाम बढ़ा दिए जाते हैं। तो बेसिक हम लोग जो जानना चाह रहे थे इस पूरे टॉपिक में कि आखिर रुपए का मूल्य क्यों गिर रहा है, डॉलर का मूल्य क्यों बढ़ रहा है। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम उस बेसिक फंडे को समझ पाएँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है ना। तो और उस यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो व्यापार की मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर है। ऐसा क्यों है? अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है और एक सशक्त अर्थव्यवस्था है, उसकी करेंसी बहुत ही मजबूत है और ये कोई 1 या 2 दिन में नहीं ट्रेंड होता है कि 2 दिन में ये नहीं बनता है। इसके लिए बहुत ही बैकग्राउंड होता है और बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइनिंग होती हैं कि किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्यों प्रयोग की जा रही है। ठीक है ना।
तो हालांकि विभिन्न देश आपसी सहमति से स्वदेशी मुद्राओं में भी व्यापार करना शुरू कर दिए हैं। अब जब डॉलर इस तरह से रेट बढ़ रहा है, डॉलर की पूर्ति बाधित हो रही है, लोगों को डॉलर नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो बहुत सारे देशों ने अपने द्विपक्षीय व्यापार यानी एक दूसरे के बीच में, जो दो देशों के बीच में व्यापार होता है, उन्होंने ये सहमति आपस में कर ली कि भाई हम आपस में एक दूसरे की मुद्राओं में व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे देशों के बीच में ऐसी सहमतियाँ चल रही हैं। जैसे भारत और ईरान के बीच में कच्चा तेल जो इराक के बीच में आयात करता है, उसके लिए भी कुछ आयात रुपए में उसको देना होता है, और इराक जो भारत से सामान मंगाता है उसका वो मूल्य रुपए में दे देता है। इस तरह से लोगों उनके बीच में समझौता हो जाता है और आगे दोनों देशों की व्यापार चलते रहते हैं। अब अगर भारत और अमेरिका के बीच में हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो दोनों की विकास दर देखें तो अमेरिका की जो विकास दर है वो 2% से भी कम है। जी हाँ, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनकी ग्रोथ रेट कम होते हैं इन कंपेरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। भारत अभी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 4.5% के आसपास चल रही है और आशा है कि आने वाले 3-4 सालों तक ये स्थिर रहेगी या इससे ज़्यादा ही रहेगी। अमेरिका एक विकसित अर्थव्यवस्था है। विकसित मतलब ऑलरेडी विकसित हो चुका है, वहाँ अब बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है अर्थव्यवस्था के विकास की। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है ना। यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों के विकास की ज़रूरत है। जो हमारी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है उसको गरीबी रेखा के ऊपर लाने की ज़रूरत है, और बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की ज़रूरत है। इसलिए भारत अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है ना। जो विकसित राष्ट्र होते हैं वहाँ पे आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी होती है ना। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आर्थिक रफ्तार इस समय कम है और आने वाले दिनों में और कम होने की संभावना है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की आर्थिक रफ्तार अभी काफ़ी तेज़ है, यानी विकास दर अभी और बढ़ने की संभावना है। इसके बावजूद अमेरिका की करेंसी के रेट यानी कि डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं और भारत के रेट घट रहे हैं। जी हाँ, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी करेंसी कितनी मजबूत होती है, जो विकासशील राष्ट्र हैं उनकी करेंसी विकसित राष्ट्र की करेंसी में कितनी कमज़ोर साबित होती है। अमेरिका में महंगाई की दर इस समय जो है वो 8.5% है और आने वाले समय में ये दर और बढ़ सकती है। भारत में महंगाई की दर 6.7% है, ठीक है। और आरबीआई और सरकार दोनों ये कोशिश में लगे हुए हैं कि महंगाई दर को कम किया जाए, ठीक है। देखिए, अमेरिका में विकास दर कम है, महंगाई दर बढ़ रही है, तो वहाँ की सरकार कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास तो करेगी ना कि विकास दर बढ़े और महंगाई दर घटे, है ना। उसी प्रयास में जब भी महंगाई बढ़ती है तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी ज़्यादा है। लिक्विडिटी ज़्यादा होने का मतलब कि अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह ज़्यादा हो चुका है, यानी अर्थव्यवस्था से पैसे को बाहर निकाला जाए, यानी कि लोगों के पास से पैसा उठा के बैंकों में जमा कर दिया जाए, है ना। तो उसी कारण या इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए जो अमेरिकी केंद्रीय बैंक है वो पिछले कई सालों से उसने क्या कर रखा है कि उसने ऊंची ब्याज दरें बना रखी हैं। ऊंची ब्याज दरें बना रखने का क्या मतलब है, यानी अगर लोग बैंकों में पैसा रखते हैं तो उनको ब्याज अधिक मिलेगा। अब जब ऐसी कोई अर्थव्यवस्था जहाँ पे विकास दर ही 2% है तो वहाँ पे उद्योगों में भी अगर इन्वेस्ट किया जाए, बुनियादी संरचनाओं में भी इन्वेस्ट किया जाए तो वहाँ से बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलने वाला होता है ना। तो अगर औद्योगिक या आर्थिक विकास दर भी 2% है, अगर बैंक भी 2% 3% का ब्याज दे रहे हैं तो लोगों को लगता है कि रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, पैसा बैंक में ही रहने दो ना, वहाँ से भी तो ब्याज मिल रहा है ना। तो जब लोग ज़्यादा पैसा बैंक में रखेंगे तो उद्योगों के लिए डॉलर की आपूर्ति अमेरिका में कम हो जाएगी
और ऑब्वियस सी बात है कि जब डॉलर की आपूर्ति अमेरिका में कम हो जाएगी तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी, और डॉलर की मांग बढ़ जाएगी तो डॉलर के मूल्य बढ़ जाएंगे, और डॉलर के मूल्य बढ़ जाएंगे तो डॉलर के कंपैरिजन में रुपए के मूल्य घट जाएंगे। तो ये बेसिक सा फंडा है कि डॉलर के मूल्य क्यों बढ़ रहे हैं और रुपए का मूल्य क्यों घट रहा है। जी हाँ, क्योंकि अभी हाल ही में अगर अमेरिकी केंद्रीय बैंक की बात करें तो उसने ब्याज दरों को लगातार उच्च बनाए रखने के संकेत भी दिए, और अभी पिछले साल 4 बार ब्याज दरों में वो ऑलरेडी बढ़ोतरी कर चुका है। और वो ऐसे संकेत दे रहा है केंद्रीय बैंक अमेरिका का कि लंबे समय तक हम ऊंची ब्याज दरें बनाए रखेंगे, यानी लंबे समय तक वो डॉलर को आकर्षित करेंगे बैंकों में जमा करने के लिए। तो जब लंबे समय तक डॉलर की आपूर्ति बाधित रहनी ही है तो डॉलर की सप्लाई तो मार्केट में कम ही रहेगी ना, और कम रहेगी तो डॉलर के मूल्य तो बढ़ ही जाएंगे। तो डॉलर के मूल्य बढ़ेंगे तो अन्य करेंसियों की जो वैल्यू है वो डॉलर के रिस्पेक्ट में तो घटनी है ना। तो बात कुछ आपको समझ में आ रही होगी कि रुपए के मूल्य में अवमूल्यन का एक बड़ा कारण क्या है। अमेरिकी लोग डॉलर उद्योगों परियोजनाओं में निवेश करने की बजाय बैंकों में ही रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैंक ज़्यादा ब्याज दर दे रही है ना। और जब बैंकों में ही रखेंगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में नकदी या निवेश में कमी महसूस होगी डॉलर की, है ना। तो जब डॉलर की कमी महसूस होगी तो वहाँ पे डॉलर की मांग तो बढ़ेगी। जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि डॉलर का मूल्य बढ़ेगा। डॉलर का मूल्य बढ़ने का मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय अन्य देश की करेंसियां हैं उनके रिस्पेक्ट में डॉलर का मूल्य बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। जब भी किसी करेंसी का मूल्य बढ़ने या घटने की बात की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में की जाती है, वो खुद की वैल्यू घटने बढ़ने से संबंधित नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि $1 की वैल्यू $5 के बराबर हो जाएगी, नहीं। $1 की वैल्यू रुपए के रिस्पेक्ट में जो पहले 60 रुपए का मिल जाता था अब वो 80 रुपए का मिलेगा। ये होता है किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ना घटना। अब भारत को इसमें क्या फ़ायदा होना है, क्या नुकसान होना है, यानी कि रुपए के अवमूल्यन से देखिए, अवमूल्यन कोई भी देश या किसी भी देश की करेंसी का जो अवमूल्यन होता है वो दो तरह से हो सकता है। या तो वो देश खुद ऐसे कुछ प्रयास करे कि उसके देश की करेंसी की वैल्यू घट जाए, या अंतर्राष्ट्रीय सरगमफेरेंस कुछ ऐसे चल रहे हो कि उसकी देश की मनी की वैल्यू घट रही है। तो इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, और इसमें काफ़ी हद तक अमेरिका ने इनको ऐसा बना रखा है कि डॉलर की सप्लाई उसने कम कर रखी है मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। अब इससे क्या होगा, जो हमारे कंट्री के आयातक वर्ग है, जो बाहर से वस्तुएं मंगाता है, उसको आयात के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कि वो बाहर से अपने उद्योग के लिए $100 का कच्चा माल मंगाता है। अब जो सामान बाहर $100 पे मिल रहा था वो भारत का व्यापारी है, तो भारत के व्यापारी के पास तो रुपया ही है उसको, लेकिन वहाँ पे पहले डॉलर खरीदने हैं और डॉलर खरीद करके उसका मूल्य देना है जो माल वो मंगा रहा है विदेशों से। पहले वो 60 रुपए का $1 खरीद लेता था, अब वो 80 रुपए का $1 खरीदेगा, तब उतना सामान मंगा पाएगा। तो उसके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ गया ना, यानी कि उसके जो 60 रुपए खर्च करने से काम हो जा रहा था अब वो 80 रुपए खर्च करने से काम होगा। तो इसलिए जो भारत में आयातक वर्ग है उसको रुपए के अवमूल्यन में समस्या होगी, यानी कि डॉलर के मूल्य बढ़ने से, रुपए के मूल्य घटने से उसको परेशानी आने वाली है ना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, अगर हमें उसको पेमेंट डॉलर पे करना है और हमारे पास डॉलर नहीं है तो डॉलर हमें खरीदने पड़ेंगे तो हमें अब 60 के बजाय 80 रुपए देने पड़ेंगे, यानी हमारे ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। बात समझ गए? ओके। निर्यातकों को फायदा होगा। निर्यातक जो अपने सामान को बाहर एक्सपोर्ट करते, बाहर बेचते हैं, उनको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? देखिए, पहले आप अपना कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू आपकी
बाहर जो प्रोडक्ट है वो जो $1.5 या $2 का बिकता था, उसके $2 के बिकने से आपको 120 रुपये मिलते थे। अब वही प्रोडक्ट बिक तो $2 का रहा है, लेकिन आपको मिलेंगे कितने? 160 रुपये। यानी कि अब आपको रुपए के टर्म में इनकम आपकी बढ़ जानी है, ठीक है ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे आपने कीमत नहीं बढ़ाई, आपने वो $1 ही रखा या $2 ही रखा, लेकिन उसी के $1 के बिक जाने से अब आपको रुपए के रूप में 20 रुपये ज़्यादा मिलने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होता दिख जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। जी हाँ, हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है जिसमें डॉलर होता है और भी अन्य देशों की कुछ करेंसियाँ भी होती हैं, मेन उसका जो कंपोनेंट होता है वो डॉलर ही होता है, तो उसमें कमी महसूस होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी? कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, डॉलर में हमें दाम देने हैं, तो डॉलर इस समय शॉर्ट चल रहा है, तो जो हमारे पास रिजर्व डॉलर है, जो हमने पहले से डॉलर रख रखे हैं, वही तुम्हें पे करने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे मुद्रा भंडार में कमी आएगी। व्यापार संतुलन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ना। जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि निर्यात बढ़ेगा, आयात कम होने की संभावना है, तो एक तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को फ़ायदा भी हो सकता है जो निर्यातक है उनके रूप में, ठीक है, लेकिन जो हमें इसेंशियल कमोडिटी है जिनको बाहर से हमें मंगाना ही मंगाना है, उनके लिए हमें ज़्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे व्यापार संतुलन में प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना भी बन सकती है। विदेशी निवेश में कमी। विदेशी निवेश में कमी क्या होता है कि जब किसी देश की करेंसी डूबती है या किसी देश की करेंसी की वैल्यू घटती है, तो जो विदेशी लोग होते हैं वो निवेश करने से कतराने लगते हैं, है ना। जो निवेश भारत में आना चाहिए वो निवेश अमेरिका की तरफ मुड़ने लगेगा, क्योंकि वहाँ की करेंसी मजबूत हो रही है, वहाँ ब्याज दरें अधिक हो रही हैं, तो विदेशी निवेश में कमी भी महसूस होगी भारत में। और जब निवेश नहीं आएगा, बुनियादी संरचनाओं के निर्माण में कमी होगी, उद्योगों में नए उद्योगों के लगने में कमी होगी, तो रोजगार सृजन में कमी आएगी, सीधा सा कोरिलेशन है। और जब ऐसा होगा तो हो सकता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में कुछ रफ्तार हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि वो रफ्तार ही हो जाए, अगर निर्यातक की दृष्टि से ज़्यादा जोर दिया गया तो वो रफ्तार को मेंटेन भी किया जा सकता है। तो आज के हम इस पूरे सिनेरियो में हम लोगों ने देखा कि डॉलर का मूल्य क्यों गिर रहा है और डॉलर के मूल्य गिरने से भारत पे क्या प्रभाव होने वाले हैं, और इस तरह से हम लोग आज ये बिल्कुल समझ चुके होंगे कि डॉलर और रुपए के बीच में किस तरह से रिलेशन चलता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है।